नमस्कार, मारू राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जिसको लेकर पूरे राजस्थान के अंदर उबाल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विजयनगर में हुए रेप और ब्लैकमेल कांड के लिए कौन दोषी है, तो बहुत मुमकिन है कि आप पुलिस प्रशासन की ओर इशारा कर देंगे। लेकिन क्या सारा दोष पुलिस का है या समाज को भी सचेत होने की जरूरत है? इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष ने जो कहा है उससे सीख लेने की जरूरत है। उनकी अपील पर अमल की जरूरत है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। विजयनगर में हुए रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके पहले शनिवार को सर्व समाज ने अजमेर बंद का आयोजन किया था, जिसे खादिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर के समर्थन दिया था। समाज को आक्रोशित करने वाले इस मसले पर आम और खास चिंतित हैं। अब इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपनी चिंता जाहिर की है। एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। आरोपियों की फंडिंग का सोर्स पता लगाया जाए। विजयनगर के लोग आए थे मिलने के लिए। मैंने उनके सामने वहाँ के कलेक्टर और एसपी से बात की है। मैंने उनको 4 बातें कही हैं। एक तो एसआईटी का गठन करके बाकी अपराधियों को भी तुरंत पकड़ा जाए। हालांकि जो नामजद है उसमें से भी 3-4 बाकी हैं। उसके अलावा भी अनुसंधान में जो लोग आते जा रहे हैं उसको भी वो संज्ञान लेकर के गिरफ्तार करें। आपको बताते चले कि विजयनगर ब्लैकमेल कांड की जांच और दूसरी मांगों को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर मुलाकात की थी। समिति ने देवनानी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के साथ ही जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने का भी आग्रह किया था। समिति ने बताया था ये पूरा मामला एक संगठित अपराध का है, जिसमें योजनाबद्ध रूप से मासूम और नाबालिग बच्चियों को फंसाने की साजिश रची गई। अपराधियों में खौफ कायम करने के लिए देवनानी ने आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए। और केवल गिरफ्तारी नहीं, और वहाँ पर अपने जो उनके अवैध निर्माण है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, बालिकाओं को राहत दें और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। और केवल ही विजयनगर तक नहीं, मैंने कल ब्यावर के एसपी को तो ब्यावर के लिए कहा है। अभी प्रातःकाल ही मैंने अजमेर शहर के एडिशनल एसपी और सीआई को बुलाया था कि अजमेर में भी ऐसी कोई घटना न घटे, इसके लिए सचेत रहें। देवनानी ने ब्यावर और अजमेर पुलिस को हाईवे, शहरी क्षेत्र और छोटी कॉलोनियों में बने कैफे, रेस्टोरेंट और दूसरे स्थानों पर जांच जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों, स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और बच्चों से सीधा संपर्क में रहने वाले सभी लोगों से सचेत रहने की अपील की। मैं आपके माध्यम से स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी कहता हूँ कि कोई भी बच्ची स्कूल आवर्स में या कॉलेज आवर्स में यदि वहाँ से गायब मिले, तुरंत उनके पेरेंट्स को सूचित करें। और स्कूल ड्रेस में किसी रेस्टोरेंट पे कोई मिल जाए तो तत्काल उसको भी निगाह रखें। और अभिभावकों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी अपने बच्चों में सत्संस्कार देते हुए, उनके साथ निरंतर संवाद रखते हुए थोड़ा सा अंकुश भी रखें और कुछ उनके संभाल भी रखें, तो हम सब मिलकर के इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अजमेर के ब्लैकमेल कांड के जख्म अभी पूरी तरीके से भरे भी नहीं कि विजयनगर का ब्लैकमेल कांड देश और समाज को स्तब्ध कर गया। दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। वहीं विजयनगर ब्लैकमेल कांड में आरोपियों की मदद और फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को 1 दिन की और रिमांड पर भेज दिया गया है। तो वहीं बेंगलुरु से गिरफ्तार कैफे संचालक सावरमल को जेल भेज दिया गया है। ब्यावर पुलिस ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। पुलिस नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण को लेकर फिर से पूछताछ करेगी। की पीसी मांगी थी अब्दुल हकीम को, तो 1 दिन की पीसी मिली हम कल संबंधित न्यायालय में।
उधर सुकेत में लापता हुई लड़कियों के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोपियों को अल्टीमेटम देते हुए कह डाला कि लड़कियों को वापस भेजो वरना बुलडोजर चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो शिक्षा मंत्री का सीधे अल्टीमेटम आरोपियों को कि जल्द से जल्द बच्चियों को, लड़कियों को वापस भेजा जाए, नहीं तो बुलडोजर चलाया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कोटा में एक के बाद एक 5 लड़कियां गायब है। आज जब कोटा के दौरे पर पहुंचे मंत्री दिलावर तो सीधे उन्होंने आरोपियों को अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि जल्द से जल्द लड़कियों को घर भेजा जाए, नहीं तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। से चलता रहा तो मैं इस कॉलेज को यहाँ नहीं खोलूंगा। इस कॉलेज को मैं दूसरी जगह ले सकता हूँ या निरस्त कर सकता हूँ। मुझे मेरी माता और बहनों की बेइज्जती नहीं करवानी है, इसलिए चाहे यहाँ के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबसे आग्रह कर रहा हूँ, वो हम सबकी बेटियां हैं और बेटियों की रक्षा हम नहीं कर सकते हैं, तो चाहे वो हिंदू लेके भागे गड़बड़ करे या मुसलमान गड़बड़ करे, मैं सबको ठीक कर दूंगा। वो गलत फहमी बना रहा कोई, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। बेटियों के मामले में हम किसी को माफ नहीं करते हैं। उनके इज्जत पर हाथ डालने वालों को हम छोड़ते नहीं हैं, इसलिए अपनी सीमा में रहें। फिर चेतावनी दे रहा हूं कि माँ बाप को, उनको, उनके रिश्तेदारों को लड़कियों को पहुंचा दे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। प्रदेश में जेलों से मिलने वाली धमकियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जेलों में बंद बदमाशों के टारगेट पर आम आदमी नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आ गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री को दूसरी बार दौसा की जेल से धमकी मिली तो फिर से सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार सलाखों के पीछे बंद इन बदमाशों तक मोबाइल फोन और सिम कैसे पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जेल से गैंग ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर्स, मुख्यमंत्री तक को मिल चुकी है धमकियां। जेल से धमकी वाले कॉल्स पर ब्रेक कब? जेल एक ऐसी जगह जहां अपराधियों को सुधारा जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये हम नहीं बल्कि गाहे सुर्खियां बन रही तस्वीरें कहती हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें राजगढ़ सब जेल की हैं, जिसका वीडियो हाल फिलहाल खूब वायरल हुआ। मुलायम मखमली एहसास वाले बेड के इर्द गिर्द अधनंग नाचते गाते इन नौजवानों को देखकर यकीन नहीं हुआ ये सब एक कैदी हैं। ये तस्वीर एक बार फिर बता गई कि जेब में पैसे हो तो जेल में भी मस्ती की महफिल सजाई जा सकती है। मनोरंजन का अड्डा आबाद किया जा सकता है। इन जेलों में कीमत देने पर हर सुविधा हाजिर है, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं। गैंगस्टर और हार्डकोर बदमाश सलाखों के पीछे से गैंग भी ऑपरेट कर रहे हैं। रंगदारी के लिए बड़े कारोबारियों को धमका रहे हैं और तो और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक को जेल से धमकियां मिल चुकी हैं, वो भी 1 साल में 2 बार। और ये हुआ राजधानी से 60 किलोमीटर दूर दौसा जेल से। जेलों में सलाखों के पीछे बंद बदमाश बेखौफ है और ये बेखौफ बदमाश जेल में बैठकर ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। और ऑपरेट करने का जो सिलसिला है वो होता है मोबाइल फोन के जरिए। यदि माने तो जेल में बैठकर ये बदमाश मोबाइल फोन के जरिए बाहर बैठे लोगों को धमकाते हैं और ये धमकियां न सिर्फ आम आदमी तक बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी जहां पहुंची है। हाल ही में दौसा की जेल में बैठकर एक बदमाश ने मुख्यमंत्री को फोन के जरिए धमकी दी और ये धमकी पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार दी गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जेल से मोबाइल फोन के जरिए दी जा रही धमकियों पर ब्रेक कब लगेगा। लाख दावों के बावजूद आखिरकार कैसे जेल में बंद कैदियों तक मोबाइल फोन चोरी छिपे पहुंच रहे हैं? कौन है जो जेल में बंद हार्डकोर बदमाशों तक मोबाइल फोन पहुंचा रहा है? एक महीने जो है जेल का निरीक्षण
केवल सालियाबाद जेल में जो समस्त जिले दौसा जिले के अंदर है, इन सबका जो है प्रत्येक माह एक कंबाइंड जो है सर्च ऑपरेशन हमारे उपखंड अधिकारी पुलिस के डिप्टी एसपी, सरप्राइज इंस्पेक्शन हमारे एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब और कभी कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी साहब द्वारा भी इन जेलों का रूटीन में किया जाएगा। पिछले साल जयपुर कमिश्नरेट के डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया को मिले एक इनपुट के आधार पर चित्रकूट, वैशाली नगर, हरमाड़ा थाना पुलिस ने 44 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में बंद बदमाश इन धमकियों को जेल में बैठ करके दे रहे थे। इसमें पुलिस ने सबसे पहले अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के 2 कर्मचारियों सहित 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाद में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने 3 अलग अलग गैंग्स के 44 आरोपियों को दबोचा। भले ही जयपुर पुलिस ने इन धमकीबाज गैंग को पकड़ने में बड़ी सफलता पाई हो, लेकिन जेल से मोबाइल फोन के जरिए धमकी पर ब्रेक लगाना अब भी पुलिस और जेल महकमे के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस भले ही औचक छापेमारी और सर्च चलाकर इस तरीके के मामलों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लग रहा है। राजस्थान के महानिदेशालय कारागार का दावा है कि आने वाले दिनों में जैमर लगाने का काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में राजस्थान की जेलों में जब जैमर लगाने का काम पूरा होगा, उसके बाद मोबाइल फोन का कहीं ना कहीं उपयोग थमेगा। साथ में सर्च ऑपरेशन भी समय समय पर जेलों में चलाए जाते हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई बदमाश यदि मोबाइल फोन का उपयोग चोरी छिपे करता है तो वह पकड़ा जा सके। उसके अलावा जो जेल प्रहरी है, जो जेल कार्मिक इन मोबाइल फोन को यूज करने वाले बंदों की मदद करते हैं, उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब मोबाइल फोन का जेलों में पर ब्रेक लगेगा। जयपुर से मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में साइबर पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सुशील उर्फ काशीराम बेड़ा सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को इनके ऑफिस, घर और कार से इनकम टैक्स अधिकारी और जीएसटी अधिकारी, नेशनल एंटी करप्शन समूह विभागों के फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं। तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है। तो पुलिस वाले बनकर किडनैप करते थे बदमाश और आखिरकार इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। घर वालों से फिरौती मांगते थे, कई विभागों के फर्जी आई कार्ड मिले हैं। पुलिस वाले किडनैपिंग गैंग को शिकंजा कसते हुए 3 की गिरफ्तारी की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा आज 3 जिलों के दौरे पर रहे हैं। सबसे पहले सीएम बांसवाड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने परिवार के साथ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। यहां श्री जाम्बू खंड भैरव जी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तो वहीं सीएम पाली भी पहुंचे। यहां पर धर्म सभा में शिरकत की और साधु संतों का आशीर्वाद दिया। डूंगरपुर में सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। इसके साथ हमारे युवाओं को नौकरियां भी दी जा रही हैं। राजस्थान में हमारी सरकार भी हमारे आस्था धामों का कायाकल्प करने के लिए काम कर रही है। हाल में हमने जो बजट पेश किया है उसमें प्रदेश के जनजातीय आस्था के केंद्र त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंड आदि को शामिल कर जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रावधान भी हमने किया है कि हमारे इस क्षेत्र में भी हमारा धार्मिक सर्किट ठीक ठाक से बने और हमारे लोग उनमें दर्शन करने के लिए जाएं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए संकल्पबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सनातन धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। यही नहीं, जैसा मैंने कहा था, विकास भी और विरासत भी। आपने देखा होगा पिछले साल इन्हीं के कर कमलों द्वारा अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर का जैसा से कार्यक्रम पूरा हुआ, मैं कहना चाहता हूं आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हमारा सनातन संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
झुंझुनू के किसानों से राम रूठ गए हैं और अब सरकार की तरफ ही किसान देख रहे हैं। उन्हें बस यहां से सहायता मिल जाए। जी हां, 2 हफ्ते पहले नवलगढ़ क्षेत्र में, इसके बाद बीते दिनों पिलानी, चिड़ावा और सूरजगढ़ क्षेत्र में ओलावृष्टि से बर्बादी हो गई है। अब किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। किसानों पर ओलावृष्टि की मार। रबी की 75% फसल बर्बाद। अब सरकार से मदद की आस। दिन रात मेहनत कर खेतों में फसलों को तैयार करने वाले किसान मौसम की मार के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बरसात और ओलावृष्टि के बाद जमीन पर गेहूं, सरसों, जौ और चने की फसल पसर गई है। ओलावृष्टि के बाद पिलानी इलाके के गांव में बोई गई सरसों की फसल में अब फसल के नाम पर केवल डंठल बचे हैं। ओलावृष्टि से सरसों की फसल से फलियां टूटकर जमीन में बिखर गई हैं, तो वहीं खेतों में कटी फसल में भी नुकसान हुआ है। इलाके के किसानों ने बताया कि पानी की समस्या से जूझते हुए जैसे तैसे फसल लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि गांव बनगोहरी कला में तकरीबन 100% फसल का नुकसान हो चुका है। सरसों पकने पे आई हुई थी, तो सरसों का आपको मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं। सरकार से हमारी यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे मुआवजे का ऐलान किया जाए। झुंझुनू जिले में फसल बुआई के आंकड़े: सरसों 1,55,90 हेक्टेयर, गेहूं 68,865 हेक्टेयर, चना 50,515 हेक्टेयर, जौ 9,420 हेक्टेयर, तारामीरा 3,510 हेक्टेयर। किसानों को उम्मीद थी कि रबी की फसल उनके लिए फायदेमंद होगी, मगर इस मौसम की मार ने किसानों की सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया। सरसों की फसल में पहले पाले की वजह से नुकसान हुआ, इसके बाद तेज हवाओं ने भी फसल को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। किसानों को उम्मीद थी कि गेहूं, जौ और चने की फसल से इस साल हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी, मगर प्रकृति ने भी किसानों से मुंह मोड़ लिया। किसानों का मानना है कि गेहूं की फसल में 50 से 80% तक नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा का कहर जो गांव के ऊपर बरसा है, उससे पूरे गांव की फसल चौपट हो गई है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध कर रहा हूं कि लोगों को तुरंत प्रभाव से कुछ राहत पैकेज दिया जाए, ताकि लोग अपने जीवन यापन, अपने पशुओं के लिए कोई व्यवस्था कर सके। झुंझुनू जिले में बदले मौसम के बाद किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। किसान खेतों में अपनी फसलों को समेटने में जुटे हुए हैं। लगभग आधे जिले नवलगढ़, पिलानी, सिंघाना, सूरजगढ़, चिड़ावा में फसलों का नुकसान हुआ है। इस बार जिले में 2,37,000 हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई हुई थी। तो वहीं किसानों की मांग है कि जल्द विशेष गिरदावरी करवाई जाए, ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। नागौर जिले के मुंडवा उपखंड क्षेत्र के रूड़ गांव में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर 7 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान 250 पुलिसकर्मी की तैनाती रही। भारी पुलिस जाब्ते के साथ रूड़ गांव पहुंची प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, तो करीब 7 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए 1 दर्जन जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं करीब 250 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए हैं। मौके पर एडिशनल एसपी सुमित कुमार, मुंडवा उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी, मुंडवा तहसीलदार बुधाराम साहू सहित आधा दर्जन सीओ के साथ 1 दर्जन थानाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि रूड़ सरपंच इंदिरा देवी ने आबादी भूमि में अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे और इसी के बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाने का विरोध भी यहां पर देखने को मिला, लेकिन प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटाया। और नागौर के बाद आपको टोक लिए चलते हैं, जहां पर बजरी कारोबारी पर एसआईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां एसआईटी ने बजरी के ओवरलोड 16 डंपर जब्त किए हैं। लीज धारक बजरी का स्टॉक कर ओवरलोड संचालन किया जा रहा था और इस कार्रवाई के दौरान डीटीओ संपत वर्मा, सीओ राजेश विद्यार्थी, तहसीलदार माइनिंग से रघुवीर सिंह मौजूद रहे। कार्रवाई क्या है कि वैसे तो क्या अवैध खनन का काफ़ी अखबार में भी आ रहा है, तो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लीज होल्डर द्वारा जो गाड़ियों नदी से खनन करके अपने स्टॉक तो कुछ गाड़ियां ओवरलोड ला रहे हैं, तो उसमें जो सिस्टम से हम डाउनलोड करके वो देखा कि काफ़ी गाड़ियां बार बार रिपीट करके उनको बार बार ओवरलोड ला करके वो यहाँ स्टॉक में ले रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई थी।
हड़ौती के प्रमुख लाइम और सैंडस्टोन उद्योग के दिन फिरने वाले हैं। राज्य सरकार ने बूंदी जिले के बरड़ और कोटा के रामगंज मंडी में स्टोन पार्क विकसित करने का फैसला लिया है। बरड़ क्षेत्र में स्टोन पार्क का सपना होगा साकार, आएगी खुशहाली, खुलेंगे रोजगार के द्वार। स्वागत योग्य कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये सभी सरकारों ने प्रयास किए और अपने घोषणा पत्र में बूंदी में स्टोन पार्क खोलने की घोषणा की थी, लेकिन क्रियान्वित इस समय की गई। बरड़ क्षेत्र में स्टोन पार्क का सपना जल्द साकार होगा। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पहले चरण में रीको ने धनेश्वर के पास 150 हेक्टेयर भूमि चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। हम राज्य सरकार ने जो घोषणा की है ये स्टोन पार्क डेवलप करने के लिए बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हम जमीन की तलाश कर रहे हैं। वो धनेश्वर के आसपास हम डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्टोन माइनिंग बहुत है, स्टोन का माइनिंग बहुत है। वहाँ से इंडस्ट्री लगने की बहुत अधिक संभावना है, जिससे मंदी जो आ रही है। बरड़ क्षेत्र का सैंडस्टोन विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ से हर साल 15 लाख टन सैंडस्टोन का निर्यात होता है। यूरोप, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी प्रमुख खरीदार हैं। इस व्यापार का सालाना टर्नओवर करीब 2000 करोड़ रुपए है। जैसे किशनगढ़ है, जयपुर मंडी है, उदयपुर मंडी है, इसमें मार्बल के बड़े बड़े चक्के लगे हुए हैं, उस प्रकार के यहाँ लग जाएंगे और सैंडस्टोन की अनेक वेराइटियों का प्रोडक्शन ये हो जाएगा। और पास में जो एयरपोर्ट आ रहा है तो बाहर के व्यापारियों को भी डायरेक्ट यहाँ आने का अवसर मिलेगा। और जितने भी बिजनेस वाले व्यापारी लोग जितने भी आएंगे, सबको एक ही छत के नीचे सारा सबको लाभ मिलेगा। और जितना हमारे इधर डाबी क्षेत्र की पूरी विकास भी होगा और नज़दीकी उससे 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर एयरपोर्ट की दूरी रहेगी, तो उससे भी काफ़ी इन्वेस्टर बाहर से भी आएंगे। रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का सैंडस्टोन उद्योग पर खासा असर पड़ा है। निर्यात में कमी की वजह से उद्योग मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में स्टोन पार्क विकसित करने की घोषणा से निश्चित रूप से बरड़ क्षेत्र में खुशहाली आएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीकानेर के बद्दू से बड़ी खबर है। हिरण शिकार मामले को लेकर विरोध अब जाकर शांत हुआ है। जीप प्रेमियों और पुलिस प्रशासन के बीच आखिरकार सहमति बन गई है। पथराव और तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई नहीं होगी। आरोपियों को सजा दिलाने का पुलिस ने भरोसा दिया है। साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में जीप प्रेमियों ने जाकर थाने के बाहर धरना किया था। तो ये उनका बारीकी से अनुसंधान करें और इनको सजा तक पहुंचाएं। अगर आप लोग यहाँ बैठे रहोगे तो व्यवस्था बाधित होगी और सारी गड़बड़ हो जाएगी हमारे। और जो आपके ना आपने जो किया है एक्ट, उसके बारे में जांच करवाएंगे। किसने लाठी मारी है, क्या किया है, किसने किया, इसके बारे में जांच कर लेंगे हम। आरएएस 2024 प्रारंभिक की परीक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बलवंतपुरा स्थित सरस्वती बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक परीक्षा कक्ष में 9 परीक्षार्थियों द्वारा पेपर के बहिष्कार के बाद में आरपीएससी ने 9 परीक्षार्थियों को 1 साल के लिए आरपीएससी की परीक्षा के लिए डिबार कर दिया है। तो वहीं चूक के लिए स्कूल को आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा परीक्षा के लिए लगाए गए 2 पर्यवेक्षकों के खिलाफ 17 CCA के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।